हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग एक और बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं बना रहा हूँ वीडियो 40.42.py एंड आज हम लोग बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है टाइम मॉड्यूल। तो टाइम मॉड्यूल पाइथन में बिल्ट इन होता है, तो हमें इसे पिप करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट लिखेंगे इंपोर्ट टाइम, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल ना टाइम रिलेटेड फंक्शंस में होता है, मतलब लाइक करंट टाइम क्या हो रहा है। तो इसमें ये ना टाइम कैलकुलेट करता है 1 जनवरी 1980 से। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है जो RTC रियल टाइम क्लॉक। इसके बारे में आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं क्या होता है। तो एक्चुअली में जितने भी ये सिस्टम्स होते हैं जिनमें क्लॉक रहती है, मतलब आपको टाइम दिखता है, तो उसके अंदर ना एक चिप रहती है जो रियल टाइम क्लॉक को ना कैलकुलेट करती रहती है, और उसका जो रेफरेंस टाइम होता है वो ये होता है 1 जनवरी 1980। ठीक है, तो ये टाइम मॉड्यूल उसी का ही यूज़ करता है और हमें बताता है उसके रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैसे दिखाएगा, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं टाइम डॉट टाइम को। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है और ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये जो इसने ये बड़ा से वैल्यू रिटर्न करी है ना, तो ये एक्चुअली सेकंड्स में है। तो इतने सेकंड्स हो गए हैं 1 जनवरी 1980 से लेके अभी करंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो मान लो आपको ना ये पता लगाना है कि हमारे पास ना ये फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज 1000 बारी ये चल रहा है, और ये कहता है वीडियो 42, ये इसको ना प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो अभी नॉर्मली इसने प्रिंट करवा दिया 1000 बारी। ओके, ये 100 टाइम्स ये हो गया, और इसको फिर हम क्लियर कर देते हैं। तो अब मुझे पता लगाना है कि इसने को ये जो फॉर लूप था ये चलने में कितना टाइम लगा। तो जैसे इसको चलाने से पहले ना मैं देख लूँगा कि टाइम क्या हो रहा है, और जब ये पूरा चल जाएगा तो इसके बाद मैं देखूँगा कि ये देखूँगा कि जो अब जब मैं ये फॉर लूप हो गया तब का टाइम डॉट टाइम, उसमें से अगर मैं इनिशियल को माइनस कर दूंगा तब मुझे पता चलेगा कि ये फॉर लूप एक्चुअली में कितनी देर तक चला है। तो इसके लिए देखते हैं टाइम टेकन बाय फॉर लूप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी होगी, ये होगी टाइम डॉट टाइम माइनस इनिशियल, बस ये होगी। और इसको हमने रन किया तो इसने हमें बता दिया कि 0.306 इतने सेकंड्स लगे हैं। तो इसमें हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि फॉर लूप ज़्यादा तेज़ चलता है या वाइल लूप ज़्यादा तेज़ चलता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जब तक आई छोटा है 1000 से तो प्रिंट करो इसको, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं आई नाम से, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और जब भी ये प्रिंट कर देगा तो उसके बाद ये आई को 1 से आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल टू एक इनिशियलाइज़ करते हैं वाइल लूप चलने से पहले, और उसके बाद हम ये प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ पे रन करवा देते हैं, Ctrl+V, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनिशियल 2। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। तो देखो वाइल लूप को चलने में टाइम लगा है इतना, तो इसको मैं कॉपी करके ना यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, एंड फॉर लूप को चलने में टाइम लगा है, ये रहा। तो फॉर लूप का टाइम है ये। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो फॉर लूप है इसने कम टाइम लगाया है वाइल लूप के रेस्पेक्ट में। तो उसका कारण ये है एक्चुअली में कि वाइल में ना इनबिल्ट इंक्रीमेंट फंक्शन नहीं होता है, लेकिन फॉर लूप में ना इनबिल्ट इंक्रीमेंट है। मतलब फॉर को पता है कि अगर मैं लूप चला रहा हूँ तो मुझे हर बारी जो वेरिएबल असाइन है उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, पर वाइल में ऐसा नहीं है। वाइल में बस ये है कंडीशन चेक होगी, इसीलिए जो ये वाला हमने लाइन एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो ये एक्स्ट्रा टाइम लेता है, इसीलिए वाइल लूप हमारा स्लो होता है फॉर लूप के रेस्पेक्ट में। ऐसे करके आप 10,000 तक चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो अगर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट छोड़ के, वैसे छोड़ूंगा तो फॉर लूप किसी काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम कैसे कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड कितना टाइम लेता है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं टाइम डॉट टाइम
फंक्शन का इस्तेमाल करके, और जब चालू करते हैं हम उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन तो उससे पहले क्या टाइम हो रहा था हम उसे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। फिर जैसे ही ख़त्म होता है फिर हम टाइम डॉट टाइम माइनस कर देते हैं इनिशियल टू को। ठीक है, तो अब आपको मान लो कि लोकल टाइम चाहिए, तब क्या करोगे? तो लोकल टाइम के लिए हमारे पास है लोकल टाइम, तो हम लोग प्रिंट करवाने वाले हैं लोकल टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टाइम को। ठीक है, और यहाँ रन किया तो ये हमारे पास सेकंड आ गए। तो इसको हमें लोकली करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास ना एक फंक्शन होता है टाइम में, जो कि होता है टाइम डॉट लोकल टाइम। ठीक है, अब इसको आप जैसे रन करोगे तब ये आपको ये दे देगा। तब आपको ना ये टपल रिटर्न करता है। टपल में आपको बताता है कि देखो भाई, साल है 2023, महीना है 11वां, तारीख है 11, ये घंटे 22, मिनट 46, सेकंड 7, डब्लू डे, अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये मुझे भी नहीं पता डब्लू डे का क्या मतलब है। वैसे आज ट्यूसडे है तो नहीं, वन का कोई रिलेशन नहीं आ रहा। और अच्छा, ये ईयर डे तो 325वां दिन है। तो ऐसा करके इसने ये फालतू चीज़ें जितनी भी देनी थी दे दी। तो अब हमें इसे, ये तो हमारे पढ़ने लायक चीज़ नहीं है, तो हमें ना एक और फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं टाइम डॉट स्ट्रक्ट टाइम। ठीक है, ये क्या करता है? नहीं, स्ट्रिक्ट टाइम नहीं इस्तेमाल करते, कुछ और करते हैं, रुको। हाँ, ASC टाइम इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आप जैसे ही इसे दोगे तब ये बता देगा कि ट्यूसडे है, नवंबर है, 21 तारीख है, 22:47 और 43 सेकंड हो गए हैं और 2023 चल रहा है। ठीक है, तो तब ये बिल्कुल सही चीज़ें दे देता है। और हमारे पास एक और, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टाइम मॉड्यूल के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा कि हम टाइम मॉड्यूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, करंट टाइम कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, और कोई भी कोड ब्लॉक कितने टाइम में एग्जीक्यूट कैसे मतलब कितने देर में हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।